हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ परी। ठीक है, तो चैप्टर अध्याय 6 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अध्याय 7 पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री क्लास 6 का। ठीक है, एनसीईआरटी। तो अध्ययन 7 में है, अध्याय 7 में पढ़ते हैं। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अशोक जो कि एक बहुत ही अनोखा सम्राट था जो कि युद्ध को त्याग किया, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा, उसी को पढ़ेंगे। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा राज्य होता और साम्राज्य। हम जिस शेरों के चित्र रुपये पैसों पर देखते हैं, जो हम रुपये पैसों पर देखते हैं जिन शेरों का चित्र, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। ठीक है, जो आज हम पैसों पे देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास रहा है। इतिहास के महानतम राजाओं में से इतिहास के महानतम राजाओं में से एक जो है ना, वो अशोक ही था। अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। अशोक के निर्देश पर जो है ना, इसके जैसे जो है कई स्तंभों और पत्थरों पर भी इसका अभिलेख जो है उत्कीर्ण किए गए हैं। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेख में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उसके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। चलिए समझते हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उनकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य, उनके दादा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। कब की थी? 2300 साल पहले की थी। 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य, मतलब चाणक्य या कौटिल्य दोनों एक ही का नाम है, नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र के नाम की किताब में मिलते हैं। कौन सा किताब में? अर्थशास्त्र की किताबों में चाणक्य की कई विचारें मिलती हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। साम्राज्य में जो है बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा, उज्जैन, साम्राज्य की राजधानी जो है ना पाटलिपुत्रा, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रसिद्ध थे, मतलब प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जाने का मार्ग था। ठीक है, आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। ठीक है, शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी जो है ना शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों के किसान और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। साम्राज्य में जो है, साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में जो है किसान भी थे और पशुपालक भी बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे कि इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ होता है। जैसे इलाकों में ज़्यादातर जो है जंगल से भरा होता था, वहाँ लोग फल फूल का मतलब कि जमा करता था, संग्रहण इकट्ठा करता था और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न, मतलब अलग अलग जो है ना भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। चलिए देखते हैं मैप में अभिलेख, और अभिलेख कहाँ से मिला है। तो अभिलेख देखते हैं, रेड वाला जो है ना, रेड बिंदु वाला, वो अभिलेख है। ठीक है, प्राप्ति हुई कहाँ से हुआ है, देखिए यहाँ क्या है, तो यहाँ है लंपक है जो कि पाकिस्तान में भी है। कांधार भी पाकिस्तान में है। ठीक है, सॉरी ये तो अफगानिस्तान में हो जाएगा, हाँ अफगानिस्तान में है। और एक मनसेरा है, शहबाजगढ़ी है, फिर कलसी है, टोपरा है, बाहापुर है, मेरठ है, लुम्बिनी है, बहुत सारा जगह है जो कि यहाँ पे अभिलेख मिला है। और महत्वपूर्ण नगर देखते हैं तो तक्षशिला एक महत्वपूर्ण है, और एक है ये पाटलिपुत्रा, और एक उज्जैन। 3 जो है महत्वपूर्ण नगर दिखाया गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखते हैं राज्य जो है साम्राज्य में कैसे भिन्न है। राज्य और साम्राज्य जो है ना दोनों कैसे भिन्न है। ठीक है, चूँकि साम्राज्य जो है राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए कई बड़ी सेनाएं की ज़रूरत होती है। आखिर बड़ा होगा साम्राज्य तो सेना भी तो ज़्यादा होनी चाहिए। इसीलिए सम्राटों को राज्यों की तुलना में ज़्यादा संसाधन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी की ज़रूरत होती है। साम्राज्य का प्रशासन कैसा होता था, इसके बारे में पढ़ते हैं।
क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसीलिए अलग अलग हिस्सों में उनका अलग ढंग से जो है शासन किया जाता था। मौर्य साम्राज्य जो है बहुत बड़े थे, इसलिए अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। और इसका मतलब यह कि हुआ कि इस इलाके के गांव और शहर के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेश का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। ठीक है, इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था और संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, यानी संदेश देते रहते थे। और जहाँ के जो है जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। कौन? संदेश वाहक जो है नज़र रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था। इन सब के ऊपर एक सम्राट होता था जो कि राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र थे और प्रांत भी थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों में से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र में इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमार को जो है ना वहाँ के राज्यपाल यानी कि गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता था कि इस जगह पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। ठीक है, ऐसा लगता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच जो है विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। ठीक है, जहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और कि जो संसाधन कर आते थे और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए देखा जाए तो अर्थशास्त्र में यह लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत जो है सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। ठीक है, यही संभव है। चलिए और देखते हैं। और अंत में जंगल वाले जो है ना इलाके आते, जंगल वाले इलाके आते थे, जहाँ वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य जो है ना पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दें। ठीक है, अशोक एक अनोखा सम्राट था। चलिए देखते हैं अशोक एक अनोखा सम्राट कैसे था। तो अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी भाषा में, कौन कौन की भाषा? प्राकृत और ब्राह्मणी भाषा में जो है ना लिपि में है। ठीक है, उसका जो भी है अशोक का लिपि। यहाँ कलिंग युद्ध के वर्णन किया गया है कि कलिंग युद्ध क्या था। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाकर रखे गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इनसे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इनमें ब्राह्मण और श्रावण भी मारे जाते हैं। ठीक है, जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं, दास दासी और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं और या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। ऐसा होता ही युद्ध में। ठीक है, इसीलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है और अब मैंने धर्म पालन जो है करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। धर्म मतलब धर्म पालन। ठीक है, मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से जो है ना लोगों का दिल जितना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, उनके बेटा को है। अशोक का कलिंग युद्ध कैसा रहा? तभी कलिंग युद्ध में पढ़े हैं कि कलिंग युद्ध जो है धर्म अपनाए थे। कलिंग युद्ध के बाद कलिंग जो है तटवर्ती उड़ीसा का एक प्राचीन नाम है। कलिंग क्या है? तो एक तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध में वितृष्णा हो गई, मतलब कि थोड़ा दयावान हो गए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। कलिंग युद्ध के बाद ही निर्णय लिए। अशोक का धर्म क्या था?
चलिए देखते हैं अशोक का धर्म क्या था। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उसको उनका कर्तव्य था कि उनकी प्रजा को निर्देश दे कि वे बुद्ध के उपदेश से भी प्रेरित हुए थे। निर्देश दें, वे बुद्ध के उपदेश से भी जो है अशोक प्रेरित थे। ऐसे कई समस्याएं थे जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इनसे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, ठीक है, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच में भी झगड़ा होते रहते थे। अशोक यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसीलिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थान पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद ना पढ़ सकते थे, जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनको सुनाए। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका में भी दूत भेजे थे, ठीक है। उन्होंने कई सड़कें बनवाए, कुएं खुदवाए हैं और विश्राम गृह बनवाए हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की अशोक, ठीक है, अशोक व्यवस्था की। तो देखिए राइटिंग यहाँ पे लिखा गया है। आरंभिक जो है ना ब्राह्मी भाषा जो अशोक लिखे हैं वो ये ब्राह्मी भाषा है। ये है देवनागरी जो कि हम लोग लिखते हैं। ये है बांग्ला भाषा और ये है मलयालम भाषा और ये है तमिल, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो आगे क्या है, लगता है शायद ख़त्म हो गया है, ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 साल पहले, ठीक है, चीन में सम्राटों में चीन की दीवार का निर्माण शुरू हुआ। चीन में एक चीन का दीवार का निर्माण शुरू हुआ। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों की रक्षा करना था। इसका बनाने का उद्देश्य था कि पशुपालकों से रक्षा करना, ठीक है। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा। 2000 वर्ष चला, ठीक है, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। इन दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है और पत्थर और ईंट से बनी है। इनकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। एक लहर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए थे, ठीक है। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से भिन्न था। चलिए साम्राज्य अभी देखे, उपयोगी शब्द देखते हैं। तो साम्राज्य तो अभी देखे थे, जो कि राज्य से बहुत बड़ा होता था। राजधानी, जो कि एक राजधानी बनाया जाता था, राजा जो। अधिकारी तो जानते ही हैं, और संदेश भाग जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाके पहुंचाते थे, ठीक है। प्रांत, एक जो कि साम्राज्य का एक छोटे छोटे प्रांत होते हैं। धम्म मतलब जो कि धर्म के मार्ग पर चलना, ठीक है। चलिए तो ये 7 चैप्टर जो था, अध्याय 7 ये तो समाप्त हो गया और अगला आएगा अध्याय 8, ठीक है। तो आज यहीं तक। चलिए देखते हैं, मैप इसमें दिया हुआ है, काला सागर। मैप अब बाद में पढ़ाएंगे, अभी नहीं। तो आज यहीं तक रहेगा। अगर मेरे चैनल पे नहीं है तो आप सब्सक्राइब कर दें, और अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और जो भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए देखने के लिए वीडियो धन्यवाद।